तो प्रीवियस चैप्टर के कंटिन्यूस में अपना चल रहा था लेखांकन प्रक्रिया। तो लेखांकन प्रक्रिया में पहला आता है लेन देनों का लेखा करना। लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है लेन देनों को लिखना। जो भी लेन देन हुआ है, माल बेचा, खरीदा, आय प्राप्त की, बेच चुका है, सभी प्रकार के लेन देनों को आप पुस्तकों में लिखें और लिखने को ही आप लेखांकन में लेन देनों का लेखा कहते हैं। वर्गीकरण खतौनी में वर्गीकरण खाता बही में खतौनी। लेखांकन में जो भी आप लेन देन करते हैं, जैसे माल बेचा, माल खरीदा, उसकी जनरल एंट्री होगी। जनरल एंट्री होने के बाद में जब आप उन सभी प्रकार के लेन देनों को अलग अलग वर्गों में बांटें, जैसे उधार माल क्रय को आप क्रेडिटर खाते में लेंगे, उधार माल बेचा को आप डेटर्स खाते में लेंगे, संपत्तियों को आप संपत्ति खाते में लेंगे। तो ये जो आप लेन देनों का जो अलग अलग भागों में जो वर्गीकरण करते हैं, उस वर्गीकरण को हम कहते हैं खाता बही में खतौनी। वो जो वर्गीकरण है वो खतौनी है। माल बेचा, खरीदा, आय प्राप्त करी, बेच चुकाया, आपने सभी प्रकार के लेन देन को एक जगह लिख दिया। लेन देन का लिखा, प्रारंभिक लिखा, जनरल कहते हैं उसको। लिखने के बाद में आपने सभी प्रकार के लेन देन को अलग अलग भागों में बांटा। उधार माल को उधार माल क्रय को उधार माल क्रय में, उधार माल विक्रय को उधार माल विक्रय में, बिलों के लेखे को बिल के लेखे में किया। तो जब आप सभी प्रकार के लेन देनों को उनके प्रकृति के अनुसार जो अलग अलग भागों में जो बांट देते हैं, उस अलग अलग भागों में जो बंटवारा है उसे वर्गीकरण कहते हैं। यह वर्गीकरण खतौनी है, लेजर है। प्रक्रिया का तीसरा बिंदु आता है सारांश अंतिम खाते। वर्गीकरण के बाद में हम तलपट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में उन लेन देनों को लिखते हैं। वो जो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे अपन P&L अकाउंट कहते हैं, उसमें आप शुद्ध लाभ की गणना करते हैं। बैलेंस शीट में संपत्ति और दायित्व को लिखकर आप व्यवसाय के आर्थिक स्थिति की गणना करते हैं। तो ये जो अंतिम खाते हैं, ये आपके लेखांकन प्रक्रिया का तीसरा चरण आता है। पहला बिंदु हुआ लेखा करना, दूसरा खतौनी करना, तीसरा अंतिम खाते बनाना, और चौथा मेरे पास में आता है परिणामों की व्याख्या। लाभ हानि खाते से लाभ की गणना हुई। अब लाभ कितना था, बैलेंस शीट से आर्थिक स्थिति की गणना हुई। आर्थिक स्थिति मजबूत थी या कमजोर थी, जो भी था उसके अंदर, उसके आपको पता चला। तो अंतिम खातों के आधार पर व्यवसाय की मजबूती या जो भी स्थिति की अपन गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं उस स्थिति को, उसे आप कहते हैं परिणामों की व्याख्या। लेखांकन के कुछ सिद्धांत हैं। लेखांकन के कुछ सिद्धांत हैं और कुछ अवधारणाएं हैं। लेखांकन में जो सिद्धांत हैं उन्हें हम अवधारणाएं कहते हैं, क्योंकि लेखांकन में कोई ऐसा नियम नहीं है जो सभी प्रकार के व्यवसायों पर या सभी प्रकार की प्रकृति की जो बिजनेसेस हैं, जो इंडस्ट्रियां हैं, उन पे वो लागू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अन्य विषयों की बात करते हैं तो उनमें सिद्धांत पाए जाते हैं, लेकिन लेखांकन में सिद्धांत नहीं मिलते हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कुछ स्वीकृत विचार या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके आधार पर आप अलग अलग प्रकृति के व्यवसाय के अनुसार अलग अलग
कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट आता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व अवधारणा। पृथक अस्तित्व जो अवधारणा है उसका अर्थ है कि व्यापारी तथा व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं। दोनों को सेपरेट माना गया है। व्यापारी अलग है, व्यापार अलग है। जब भी आपको लेन देन करते हैं, माल खरीदना, बेचना, पैसे लेना, पैसे देना, तो जो भी बिल बनेगा या वाउचर बनेगा या कैश का रिसिप्ट का अकाउंट बनेगा, वो हमेशा व्यापार के नाम से बनता है, कभी भी व्यापारी के नाम से नहीं बनता है। तो व्यापार तथा व्यापारी को दोनों को अलग अलग माना गया है, और जो भी लेन देन होगा वो व्यवसाय को ध्यान में रखकर ही लिखा जाएगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप कहते हैं मुद्रा माप संबंधी अवधारणा। प्रत्येक लेन देन, माल बेचा, माल खरीदा, आय प्राप्त करी, किसी को देना, किसी को लेना, जब भी आप किसी लेन देन को व्यवसाय में लिखेंगे तो रुपए के साथ लिखेंगे। हमने कहा कि भाई माल बेचा, कितने रुपए का बेचा, तो जब भी आप कोई लेन देन पुस्तकों में करेंगे तो हमेशा रुपए के साथ करेंगे। बगैर रुपए का जो लेन देन है वह लेन देन लेखांकन में लिखा नहीं जा सकता। हमें किसी माल का आदेश प्राप्त हुआ, ऑर्डर प्राप्त हुआ, ऑर्डर को आप पुस्तकों में नहीं लिख सकते, लेकिन ऑर्डर के साथ में यदि आपको एडवांस मनी मिला है तो फिर आप उसे लिख सकते हैं। एडवांस मनी को, केवल आदेश को, केवल मौखिक आदेश के लेन देनों को आप पुस्तकों में दर्ज नहीं कर सकते। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, निरंतरता की अवधारणा। जब भी कोई व्यापारी व्यापार की शुरुआत करता है तो उसकी यह धारणा होती है, ये विचार होता है कि उसका व्यवसाय दीर्घकाल तक चलेगा, लंबे समय चलेगा। उस व्यवसाय को वो करेगा, उसका आगे की पीढ़ी करेगी, फिर उसके बाद की पीढ़ी करेगी। तो व्यवसाय को जो आप लंबे समय चलाने की जो विचार रखते हैं उसे कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। द्विपक्ष अवधारणा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ड्यूअल कॉन्सेप्ट, द्विपक्ष अवधारणा। जब भी किसी लेन देन को आप पुस्तकों में लिखते हैं, जब भी किसी लेन देन को आप पुस्तकों में लिखते हैं तो हमेशा उसका लेखा दो पक्षों में होता है, एक डेबिट पक्ष में होता है और एक क्रेडिट पक्ष में होता है। तो लेन देन को आप जो डेबिट और क्रेडिट में लिखते हैं, उस डेबिट और क्रेडिट में लिखने की जो बात है, तो लेन देन को आप जो दो पक्षों में लिखते हैं, एक डेबिट में और क्रेडिट में, उसे ही द्विपक्ष अवधारणा कहा जाता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा। व्यवसाय में आप जो भी संपत्ति खरीदें, बिल्डिंग है, मशीन है, मोटर कार है,
तो आप जो भी संपत्ति खरीदेंगे व्यवसाय में, उस संपत्ति को आप जो लिखेंगे पुस्तकों में, उसे आप लिखेंगे हमेशा लागत मूल्य पर। उसे आप हमेशा लागत मूल्य पर लिखेंगे। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, आगम की अवधारणा। आगम का मतलब होता है कि आगम का मतलब होता है आय। आपने जैसे मान लीजिए कोई आदेश प्राप्त हुआ, आदेश आय नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आपने माल ग्राहक को सुपुर्द कर दिया, डिलीवर कर दिया,